हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 5 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। संडे का न्यूज़पेपर है तो ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स होते नहीं हैं, जो भी थोड़े बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, जो भी तालिबान से मीटिंग हुई थी इंडिया की, तो काफ़ी लिमिटेड बातचीत हुई थी, जिसमें इंडिया ने अपने कंसर्न्स बता दिए थे कि जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अगेंस्ट टेररिज्म नहीं होना चाहिए, तो कोई भी टेररिज्म हमारे अगेंस्ट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो भी तालिबान ने श्योर किया है कि वो विमेन के राइट्स का ध्यान रखेंगे, तो ऐसा होना चाहिए। ये सारी बातें हुई थी। इसके अलावा जो हमारी वेट और वॉच पॉलिसी है इंडिया की टुवर्ड्स अफगानिस्तान, यूएस की भी वेट एंड वॉच पॉलिसी ही है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। और वेट और वॉच पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब करेंगे, क्योंकि सिचुएशन भी ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। जल्दी कुछ भी इवॉल्व हो जा रहा है अफगानिस्तान में। जैसे एक ही दिन में क्या हुआ, काबुल का फॉल हो गया, तो यहाँ पर बहुत जल्दी सिचुएशन इवॉल्व हो रही, इसीलिए यूएस और इंडिया जैसे कंट्रीज वेट एंड वॉच पॉलिसी को रख रहे हैं। तो ही सेड दैट डज नॉट मीन यू डोंट डू एनीथिंग। इसका मतलब ये नहीं आप कुछ नहीं करेंगे, इट सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू, आपको करना है, क्योंकि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। आपको ये देखना है जो सिचुएशन है वो इवॉल्व हो कैसे रही है। यहाँ पर हमारा जो भी इंगेजमेंट तालिबान के साथ रहा है वो काफ़ी लिमिटेड रहा है, लेकिन जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें तालिबान ने हमें श्योर किया है कि जो भी हमारे कंसर्न्स हैं उसमें लेकर तालिबान रीज़नेबल रहने वाला है। इसके अलावा हमने उनको बता दिया हमारे क्या कंसर्न्स है, कि कोई भी टेररिज्म इंडिया के अगेंस्ट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो विमेन और माइनॉरिटी हैं उनकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखते हुए तालिबान अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे। इसके अलावा एक 2+2 मीटिंग होती है, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अमेरिकन काउंटर पार्ट से मिलते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे यहाँ होते हैं अमेरिका में, उनको ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोला जाता है, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनके यहाँ होते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो अब यहाँ पर 2+2 डायलॉग होगा, तो वहाँ पर जो भी बातें निकल कर आएंगी वो हमें पता चल ही जाएंगी। सेंटर ऑब्जेक्टेड बट SC कलेजियम फॉर्म ऑन 12 नेम्स फॉर HCs। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम ने नाम रिकमेंड किए थे सेंटर को कि आप ये अपॉइंटमेंट कर दीजिए, लेकिन सेंटर ने ऑब्जेक्ट किया कि आप इन नाम को बदल दीजिए, कि ये नाम नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके बाद कलेजियम ने वापस से वही नाम रीट्रीट किए। तो यहाँ पर कैच ये है कि अगर वापस से कलेजियम सेम नाम रीट्रीट करता है तो यहाँ पर सेंटर को अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। अब सेंटर के पास यहाँ पर बस एक ही पावर होती है कि वो काफ़ी टाइम तक नाम लेकर बैठा रह सकता है, कि मतलब उसको पास ही ना करे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, एक बार कलेजियम ने रीट्रीट कर दिए नाम, तो सेंटर को बाउंड है कि उसको अब वो अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। बट द सेंटर कैन सिट ऑन दीज नेम्स। तो सेंटर क्या कर सकता है, इंडेफिनेटली इस पर कोई डिसीजन ही ना ले। ठीक है, तो द सेंटर कैन सिट ऑन दीज नेम्स इंडेफिनेटली डिस्पाइट द कोर्ट हैविंग अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम लिमिट्स टू दिस प्रोसेस। जबकि कोर्ट बार बार ये बात बोल चुका है कि जल्द से जल्द सेंटर नाम क्लियर कर दे तो आसान रहता है, नहीं तो फिर हाई कोर्ट्स में वैकेंसी रहती है, तो लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाती, लोगों के केस पेंडिंग चलते रहते हैं, तो एक साइकिल बन जाती है, विशियस साइकिल बन जाती है। तो इसको दूर करने के लिए ज़रूरत है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सेंटर अपॉइंट कर दें इन सारे नाम्स को और क्लियर कर दे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो कार्बी एंगलोंग है, असम में ये जो जगह है, इसके लिए एक पीस प्रोसेस हुआ है। तो एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन द सेंटर स्टेट और जो 5 इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं। तो अब एग्रीमेंट में बात की गई है कि जो कार्बी एंगलोंग है उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो द एग्रीमेंट ग्रांट्स ग्रेटर डिवोल्यूशन ऑफ ऑटोनॉमी टू द कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। इसके अलावा जो भी कार्बी लोग हैं उनका लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा कार्बी पीपल को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन द सेंटर, स्टेट और 5 इंसर्जेंसी ग्रुप्स में। अब क्या क्या बात की गई एग्रीमेंट में, कि ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, जो भी कार्बी लोग हैं उनके लैंग्वेज, कल्चर और उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा 1000 करोड़ का फंड दिया जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए। जो कार्बी एंगलोंग है वो सेंट्रल असम में लोकेटेड है, स्टेट का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एथनिसिटीज़ हैं, जैसे कि कार्बी, दमासा, बोडो, कुकू, हमार, तीवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा। तो आपको थोड़े पता होने चाहिए इतने ट्राइबल ग्रुप्स, क्योंकि कभी आ जाता है एग्जाम में। तो अब इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप्स में आपस में ही लड़ाई होती रहती है। तो इट्स डाइवर्सिटी ऑल्सो स्पॉन डिफरेंट आउटफिट्स एंड फ्यूल्ड एंड इंसर्जेंसी। उसकी वजह से वहाँ पर एक इंसर्जेंसी डेवलप होगी, और इस इंसर्जेंसी के चलते ही वहाँ पर रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो हो सकता है कि वापस से वहाँ पर ये सारी पार्टीज जब मेन स्ट्रीम में आ जाए तो ये सब लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो जाए और इस रीजन का डेवलपमेंट हो सके। आगे हम देखते हैं। इसके अलावा क्या बात की गई, कार्बी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल विल गेट रिजर्वेशन। तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा कार्बी के लोगों को। किसी भी 6th शेड्यूल के रीजन में रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन कार्बी लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस अकॉर्ड के चलते शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा उन कार्बी को भी जो कि प्लेन्स में रहते हैं। इसके अलावा कोशिश की जाएगी जो कार्बी लैंग्वेज है उसको नेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाए। तो जो कार्बी थे वो सेपरेट स्टेट मांग रहे थे 1946 से ही,
तो काफ़ी पहले से इनकी डिमांड थी सेपरेट स्टेट की, लेकिन अब एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया तो हो सकता है कि वहाँ पर शांति आए, पीस प्रोसेस आए। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर अब हम ये डिस्कस करेंगे इन्फोर्सेस विद एंटी नेशनल फोर्सेस। तो मैं बस आपको पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं न्यूज़पेपर के वो एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर इन द मार्किंग द फर्स्ट टाइम द संघ हैज़ अटेम्प्टेड टू ब्रांड अ लीडिंग कॉर्पोरेट इज अलाइंड विद एंटी नेशनल। तो यहाँ पर संघ का ये कहना जो इन्फोर्सेस ऑफ एंटी नेशनल फोर्सेस के द्वारा चलाया जाता है, आरएसएस एफिलिएटेड Panchajanya, in its latest edition, has alleged that Bengaluru-based IT major Infosys may be deliberately कि Infosys जो है वो जानबूझ के इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है और इन नक्सल्स, लेफ्टिस्ट और टुकड़े टुकड़े गैंग को हेल्प करते हैं। और ये सारी उन्होंने थियरी इसलिए बना ली क्योंकि एक जो टैक्स पोर्टल है जो कि इन्फोसिस ने बनाया वो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें ग्लिचेस मिले हैं। और इसके अलावा इनके जो नंदन नीलेकानी कमेटी तो आपने पढ़ी भी होगी, जो नंदन नीलेकानी थे उन्होंने एक बार कांग्रेस टिकट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो इन दोनों के बेसिस पर ये बात ये लोग बोल रहे हैं कि जो इन्फोसिस है वो एंटी नेशनल है। आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि इंसान कितनी कॉन्स्पिरेसी सोच सकता है दूर तक कि किसने क्या कॉन्स्पिरेसी बनाई होगी। तो इनका यही है कि ग्लिचेस हैं न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में, ई फाइलिंग पोर्टल में। तो वेबसाइट जून 7 को ऑनलाइन गई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली सितंबर 15 तक की डेट दी है कि सारे ग्लिचेस आप तब तक रिफॉर्म कर दो। इन्फोसिस को एक्यूज़ किया जाता है कि वो नक्सल्स, लेफ्टिस्ट, टुकड़े गैंग को हेल्प करते हैं, और जो इन्फोसिस है वो कैसे डिवाइसिव फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है। इट इज़ बिलीव्ड कि मिस इन्फॉर्मेशन जो भी चलती है जिन वेबसाइट्स में वो उसको इन्फोसिस फंड करता है। वन ऑफ द प्रोमोटर्स ऑफ इन्फोसिस, तो इन्फोसिस को जो एक प्रोमोटर है नंदन नीलेकानी, तो नंदन नीलेकानी कमेटी भी आपने पढ़ी होगी जिन्होंने लोकसभा पोल्स कांग्रेस टिकट पर लड़े थे। तो कंपनीज फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति इज ऑपोजिशन। इसके अलावा जो नारायण मूर्ति उनका ऑपोजिशन है इनकम्बेंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला इन सारे के चलते हम उस पर पहुँच गए हैं कि ये जो इन्फोसिस है ये एंटी नेशनल है। तो इफ़ सच अ कंपनी गेट्स इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट टेंडर्स, तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट टेंडर्स देते हैं जिसकी वजह से क्या थ्रेट ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती फ्रॉम द चाइना एंड द आईएसआई। तो इन्फोसिस में भी प्रो व द अपोजिशन के अपोजिशन कैसे इन्फोसिस को यूज़ कर रहा है ये कोशिश करने के लिए। अब गवर्नमेंट क्या करी, गवर्नमेंट जानबूझ के इंडियन कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट देखती है इसीलिए ताकि आत्मनिर्भर भारत बढ़े। लेकिन ये जो इंडिया की कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, वो एंटी नेशनल है, ऐसा इनकी थ्योरी में बताया गया। अब इन्होंने ये थ्योरी कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँच गई यही जान सकते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर होता है ऑल इंडिया सर्विसेज कार्डर रूल्स। यहाँ पर क्या है कि एक आईपीएस पोस्ट का ऑफिसर है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट उसको आईएएस कार्डर की पोस्ट पर पोस्ट करना चाह रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने से पहले सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो लोग नहीं ले रहे हैं। तो इन अ मूव दैट रन्स कंट्रेरी टू द ऑल इंडिया सर्विस कार्डर रूल्स, हरियाणा गवर्नमेंट पुश कर रही है कि एक आईपीएस ऑफिसर जो है उनको आईएएस ऑफिसर के कार्डर पर अपॉइंट कर दिया जाए। तो वाइल सीएम मनोहर लाल खट्टर्स ऑफिस इज बैक्ड द मूव, तो सीएम ने तो इस मूव को बैक किया, लेकिन जो स्टेट के होम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर अनिल विज हैज़ रिफ्यूज टू रिलीव द आईपीएस ऑफिसर टिल स्टेट गवर्नमेंट टेक्स प्रायर परमिशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर होम मिनिस्टर का ये कहना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर आप ऑल इंडिया सर्विस कार्डर रूल से कंट्रेरी में कुछ कर रहे हो। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो जुडिशल रिफॉर्म्स तो आपने पढ़े ही होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, जो भी दिक्कत है। तो पॉइंटिंग आउट दैट द जुडिशल सिस्टम इज फेसिंग डिफिकल्ट चैलेंजेस लाइक दैट ऑफ डिफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कमी है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन वो बहुत ज़्यादा कम है जुडिशरी में। तो यहाँ पर एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए वेमेन के एट लेवल्स पे, लेकिन देखो तो कितना है, सिर्फ 11% रिजर्वेशन है वेमेन को ऑन द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आज़ादी के 75 साल के बाद भी सिर्फ 11% रिजर्वेशन है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लॉ का प्रोफेशन है, जो रूरल और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं वो उसमें इनरोल नहीं हो पा रहे। तो हाउएवर एस्पायरेंट्स फ्रॉम रूरल एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़ आर नॉट गेटिंग इनरोल्ड इनटू द प्रोफेशन मेजरली, एंड लॉ स्टिल समहाउ रिमेन्स एन अर्बन प्रोफेशन। तो जो लॉ का प्रोफेशन वो अभी भी अर्बन है, मतलब ये गांव के कोनों कोनों तक नहीं पहुंचे कि लोग ये सोचे कि वो भी लॉ करे, लॉयर बने, जज बने, वहाँ तक नहीं पहुंचा। तो इन हिज स्पीच सीजे रमना ऑल्सो रेफर टू सम ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द लीगल प्रोफेशन एंड सेट ऑल्दो एक्सेस टू द प्रोफेशन वॉज लिमिटेड टू द रिच एंड द प्रिविलेज इन द पास्ट, स्लोली डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं प्रोफेशन के, क्योंकि सोशल कंडीशंस चेंज हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादातर लोगों के लिए अवेलेबल हो रही हैं, सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए अवेलेबल हो रही हैं। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर हम बस मुझे आपको ये बताना है कि कैसे जो पावरफुल कम्युनिटीज़ है वो भी अब रिजर्वेशन की डिमांड कर रही हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो पावरफुल कम्युनिटीज़ है वो भी रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है, जैसे कि पटीदार और पटेल कम्युनिटी इन गुजरात, पर उनको बोला गया कि उनको ओबीसी में हम डालेंगे नहीं फॉर द रिजर्वेशन,
उसके अलावा जो जाट्स हैं ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, जो राजपूत हैं राजस्थान के, तो ये ऐसी कम्युनिटीज़ जो इतनी ज़्यादा सोशली डोमिनेंट है वो भी अब रिजर्वेशन की डिमांड कर रही हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एजुकेशनल पैरामीटर्स में उनको थोड़ी एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे दो, वो एजुकेशन पैरामीटर्स में ऊपर जाए इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग द रिजर्वेशन। तो ठीक है, आगे हम चलते हैं। इंडस वैली तो आपको सब पता ही होगा। ये पहला आर्टिकल खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो यही है जो जीडीपी की जो ग्रोथ हुई है 20.1%, तो यहाँ पर ऑथर ने बोला वो लो बेस इफेक्ट की वजह से हुई है। तो -24.4% है, तो बेस इफेक्ट ही इतना ज़्यादा कम हो गया, इसीलिए हमें जीडीपी ग्रोथ इतनी ज़्यादा दिख रही है। तो खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम कास्ट सेंसस के बारे में देखेंगे, तो इसके बारे में काफ़ी पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं, लेकिन हाँ, द डिसीजन नॉट टू एनुमरेट अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द 2021 सेंसस इज ट्रेजिक ओल्ड टेल नोन बाय मैनी। तो 2021 के सेंसस में भी डिसाइड हो गया है कि जो ओबीसी का कास्ट सेंसस नहीं होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने ये बोला कि सिर्फ एससीज और एसटीज़ का ही होगा, तो एससीज और एसटीज़ का तो हमेशा होता है, लेकिन ओबीसी का नहीं होगा। 1931 तक जो भी सेंसस होते थे उसमें ओबीसी का भी एनुमरेशन होता था, लेकिन उसके बाद से होना बंद हो गया। तो until 1931 ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा सेंसस हैड डेटा ऑन कास्ट इंक्लूडिंग ऑफ ओबीसीज, लेकिन उसके बाद जब 1951 से 2011 के जो भी सेंसस हुए उस पर सिर्फ डेटा एससीज और एसटीज़ का रहा है, ओबीसीज का नहीं रहा है। 1980 में जो मंडल कमीशन ने सजेस्ट किया था कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसी कम्युनिटीज़ को, वो 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग दिया गया था कि ओबीसी जो है वो 52% ऑफ द पॉपुलेशन है और उनको लगभग 27% रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। तो जो 27% के फिगर पे पहुँचे ना वो 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो इट्स सैड टू नोट दैट, तो ये काफ़ी दुख की बात है कि 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम आज भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो फिर से वही कास्ट सेंसस करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो रहा। कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है ओबीसीज़ को, गवर्नमेंट हैंडीकैप्ड है कि उनको समझ नहीं आ रहा कितनी वेलफेयर स्कीम्स दे, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सी डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, क्योंकि कोई क्रेडिबल डेटा सोर्स ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन किया, ये कहते हुए कि ये किसी डेटा पे बेस्ड नहीं है। तो डेटा पर तो तभी बेस्ड होगी ना जब कोई डेटा होगा, जब कोई डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा तो डेटा पर बेस्ड कैसे होगी। तो द सेंटर्स एक्शन ऑफ विदहोल्डिंग इंपीरिकल डेटा रिलेटिंग टू ओबीसी अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। तो जैसे एक बार सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस कराया भी गया था, लेकिन उसका डेटा कभी रिलीज़ नहीं किया गया। पॉलिटिक्स तो खेली जाती है आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन उसके बाद कुछ किया नहीं जाता इसके लिए। तो द सेंसस शुड डेमोक्रेटिकली मेजर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो डेमोक्रेटिकली मेजर करना जाना चाहिए कि जो कम्युनिटी वो कितना पीछे है, क्या लिमिटेशंस है, रिजर्वेशन के क्या फ़ायदे हो रहे हैं। सिर्फ उसको ऐसे टूल किट की तरह मत यूज़ करो। तो फिर ये जलियांवाला बाग मेमोरियल का जो रेनोवेशन हुआ है, तो आपको पता होगा कि अप्रैल 30, 1990 उस दिन जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था। तो अब जलियांवाला बाग मेमोरियल जो है उसको रेनोवेट किया जा रहा है। तो काफ़ी ऑथर ने ये भी कहा था कि नहीं होना चाहिए उसको, क्योंकि फिर उसके बाद जो उसकी नेचुरल चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसमें फिर एक आर्टिफिशियल सा हो जाता है वो। तो इट वाज ओनली आफ्टर 1947। तो 1947 में एक्ट पास किया गया था, जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट। और जो जलियांवाला बाग था वो पहला नेशनल मॉन्यूमेंट बना था कंट्री का, ठीक है। तो पहला नेशनल मॉन्यूमेंट कंट्री का जो बना था वो जलियांवाला बाग मेमोरियल ही था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उसको चेयरपर्सन बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर ही उसके चेयरपर्सन होंगे। फिर आपको ये पता होगा कि ऊधम सिंह जिन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था, तो माइकल ओ डायर उस समय पंजाब के गवर्नर थे जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो 2 years लेटर 10 feet मार्बल स्टैचू ऑफ ऊधम सिंह वॉज अनवील्ड। अभी आपको ये भी पता होगा अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने ये बात बोली थी कि ऊधम सिंह की वहाँ से वो गन लेकर आई जाए जिससे उन्होंने मारा था माइकल ओ डायर को। तो फिर माइकल ओ डायर का वहाँ पर एक स्टैचू भी बनवाया गया। तो ये सारी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं इसमें। यहाँ पर ये है कि इंडियन इस्लाम डिफरेंट क्यों है, इंडियन मुस्लिम्स डिफरेंट क्यों है बाकी जगह के मुस्लिम्स के। तो इंडियन मुस्लिम्स हैव डेल्ट विद द मॉडर्न वर्ल्ड बेटर। तो उनमें मॉडर्निटी ज़्यादा तेज़ी से आई है और इंडियन मुस्लिम्स को अच्छी तरीके से आता है कि वो कैसे और दूसरे फेथ्स के साथ रह सकते हैं, बेटर देन मुस्लिम्स एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ इंडिक रिलीजन से सीखा है। जो इंडिक रिलीजन्स लोगों को फोर्स नहीं करते कि वो दूसरे लोगों को बोले नहीं हमारे रूल्स और रेगुलेशंस मानो, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इंडियन मुस्लिम्स बेटर ऑफ है अगर हम बाकी अलग देशों के मुस्लिम्स को देखें तो। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर तालिबान सोर्सेज हैड सेड ऑन फ्राइडे द ग्रुप हैड सीज कंट्रोल ऑफ द वैली। तो तालिबान सोर्सेज ने ये बोला था कि इन्होंने पंजशीर वैली को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन फिर पता चला इन्होंने नहीं किया है। अब ये कहाँ तक पहुँचे थे, तो ये दरबंद हाइट्स तक पहुँचे थे जो कि कपीसा प्रोविंस और पंजशीर के बीच का है, पर उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन इन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दिए थे और इन्होंने सेलिब्रेशन में जब एक गन फायरिंग करे तो उसमें भी इन लोगों ने 17 लोगों को मार दिया। पता नहीं कैसे सेलिब्रेशन कर रहे थे, आगे चलते हैं। अब न्यूजीलैंड में एक्सट्रीमिस्ट
जो था जिसने ऐसे सुपरमार्केट में 6 लोगों को ऐसे चाकू भोंक दिया था, स्टैप कर दिया था। उसके बाद उसे पकड़ लिया गया, गोली भी मार दी गई। लेकिन यहाँ पर यह हाईलाइट किया गया है जो डेफिशिएंसीज हैं न्यूजीलैंड के एंटी टेरर लॉज में वो बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ को पता था कि ये जो बंदा है ये कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ ने उसे अरेस्ट नहीं किया, वो बस उसे फॉलो करते थे। तो द अटैक हैज़ हाईलाइटेड डेफिशिएंसीज इन न्यूजीलैंड्स एंटी टेरर लॉज विच एक्सपर्ट्स से आर टू फोकस्ड ऑन पनिशिंग एक्शंस एंड इनएडिक्वेट फॉर स्टॉपिंग प्लॉट्स। की अगर उन्हें पता था ये बंदा एक्सट्रीमिस्ट है, ऐसा कर सकता था, तो पहले उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पहले उन्होंने किया नहीं। एक बार उन्होंने हो जाने दिया, लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। जैसे यहाँ पर लिखा है, न्यूजीलैंड अथॉरिटीज imprisoned a man inspired by the Islamic State group for 3 years after catching him with a hunting knife and extremist videos। इससे पहले उन्हें बहुत पहले से पता था। तो सो फॉर 53 डेज फ्रॉम जुलाई, पिछले 53 दिनों से वो उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब उसने अटैक कर दिया उसके बाद ही इन्होंने उसको मारा। आगे चलते हैं, ऐसे उसका कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा कर लेते। यहाँ पर वही चौरी चौरा का इंसिडेंट, तो आपको ये पता होगा कि चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ कर लिया था महात्मा गांधी जी ने। वो इसीलिए कर लिया था क्योंकि वहाँ पे वायलेंस हो गया था। तो मास डेमोस्ट्रेशन हैड लेड द पुलिस टू ओपन फायर। मास डेमोस्ट्रेशन की वजह से पुलिस ने फायर शुरू कर दी। उसके बाद रिटेलिएशन में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, 23 पुलिसमैन मर गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, विड्रू कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, क्योंकि महात्मा गांधी का प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, लेकिन यहाँ पर वायलेंस हो गया था। अब 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के लिए एक शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, अपग्रेडेड शहीद स्मारक। तो यहाँ पर यही बताया गया कि शहीद स्मारक बना रहे हो, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जो चौरी चौरा वाला एरिया है वहाँ पर लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज़ तक नहीं है। तो फॉर द लोकल्स हाउएवर, स्पेशली द 4th जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, द स्ट्रगल कंटिन्यूज टू गेट जॉब्स, बेटर रोड्स एंड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो वहाँ पर न जॉब्स है न बेटर रोड्स है। जैसे कि यहाँ पर एक इंसान वो ये बोल रहा है कि ये सब तो ठीक है आप जो बना रहे हो, इफ़ अ हैवी इंडस्ट्री शुगर मिल वॉज पुट अप, कि अगर एक कोई हैवी इंडस्ट्री शुगर मिल बना दी जाती तो ये जो लड़के इधर उधर घूमते रहते उनको कोई जॉब मिल जाती। तो द एल्डरली लिविंग ऑन फ्रीडम फाइटर पेंशन सीम प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री, उनको अपनी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्राउड है, लेकिन वो इक्वली वरीड है फ्यूचर के लिए। दे विश कि ब्यूटीफाइंग मेमोरियल की ब्यूटीफाई करने से अच्छा वो क्या करते, गवर्नमेंट रादर एक फैक्ट्री सेटअप कर देते ताकि वहाँ के लोगों को जॉब मिल जाती। तो यहाँ से हमें हार्श रियलिटीज़ पता चलती हैं कि सोसाइटी की कितनी ज़्यादा हार्श रियलिटीज़ है। अपीजमेंट के चलते क्या होता है कि कभी कभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो नहीं हो पाती। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।